अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अरूज फातिमा। जी, सकूत ढाका 16 दिसंबर 1971 एक पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह बाब जिसे कभी भूला नहीं जा सकता। और हालिया दिनों में जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान इनके जो ताल्लुकात हैं, सिफारती ताल्लुकात भी और तिजारत के ऊपर भी जो है इनकी बातचीत जारी है। इस हवाले से प्रोग्राम में बात होगी और सानिया APS 2014 इस हवाले से भी प्रोग्राम में बातचीत होगी। और साथ में जो ये अशाए खुर्दनोश हैं, इनकी जो हड़ताल चल रही है, जो जुर्माने किए जा रहे हैं, जो टैक्सेस के हवाले से इनकी शिकायत हैं, उस हवाले से भी प्रोग्राम में बात होगी। मेरे साथ मौजूद हैं तजिया निगार अब्दुल मनान सैफुल्लाह। मैं इनको प्रोग्राम में वेलकम कहूँगी। बहुत शुक्रिया। शुरू हम करेंगे सकूत ढाका से, पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह बाब। तो इसका जो पस मंज़र है उस हवाले से और जो हालिया सारा सिनेरियो चल रहा है, इस हवाले से भी आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अरूज, जो सकूत ढाका है वो तारीख़ पाकिस्तान का स्याह तरीन बाब नहीं है, बल्कि ये आलम इस्लाम की तारीख़ के स्याह तरीन बाबों में से एक बाब है। एक सबक भी तो है ये। बिल्कुल ये सबक है। और फिर ये है कि ये कोई एक दो दिन या एक दो महीनों की मेहनत से इस तरह नहीं हुआ, बल्कि दुश्मन ने इस पे दहाइयों मेहनत की है। और जब पाकिस्तान बन रहा था तो जो हिंदू है मक्कार, उन्होंने तो पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं किया और वो शुरू दिन से इन्हीं साजिशों में मसरूफ़ थे कि किस तरह से पाकिस्तान को दो लख्त किया जाए। अब जो मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान है, इनके दरमियान हज़ारों किलोमीटर का फ़ासला था। इनका ज़मीनी आपस में उस तरह से ताल्लुक़ नहीं था, फ़ज़ाई ताल्लुक़ था। कभी भारत वो फ़ज़ाई अपनी हदूद को इनके लिए बंद कर देता, चूँकि ये एक दूसरे से अलहदा भी थे। इनकी थोड़ी सकाफ़त के लिहाज से भी वो एक दूसरे से मेल जोल नहीं खाते थे। इन तमाम चीज़ों को सामने रख के भारत ने एक ज़बरदस्त किस्म की साजिश तैयार की। और फिर सबसे पहले जो बंगाली ज़बान है उसके मसले को लेकर आके फिर उससे तनाज़ात आगे बढ़ते चले गए। और आपको बताएं कि जो बंगाली ज़बान का मसला था वो तहरीक पाकिस्तान से भी पहले का था, और जो भारतीय बंगाल है वहाँ से उसने जन्म लिया था कि भारत के अंदर जो हिंदी के मुकाबले में जो ज़बानें हैं उनको भी पजीराई मिलनी चाहिए। इसी तरह जो बंगाली ज़बान है उसका जो असर है उसको भी कबूल करना चाहिए। फिर जब पाकिस्तान बन गया, जब चूँकि पाकिस्तान की जो मांग थी वो जो हमारा मगरबी पाकिस्तान था, यहाँ के लोगों की उस तरह से मांग नहीं थी, यहाँ के पंजाब के, बलूचिस्तान के, सिंध के या KPK के, बल्कि इसके लिए जो एफ़र्ट्स थी वो सबसे ज़्यादा जो है वो बंगालियों ने की थी। और फिर आखिर में हमने देखा कि भारत ने उन्हीं बंगालियों के अंदर साजिशें शुरू की, वहाँ पर मुक्ति बाहिनी खड़ी की जो अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रही थी। जो उन्होंने एक ऐसी साजिश की कि बांग्लादेश के अंदर जो भी मगरबी पाकिस्तान का कोई शख्स उन्हें मिलता था, चाहे वो पंजाब से होता, सिंध से होता, कोई पठान होता, कोई कश्मीरी होता, तो उसको वहाँ पे उनका कत्लेआम करवा देते। और फिर वहाँ पे जो मुक्ति बाहिनी थी, जो इंडियन प्रॉक्सीज थी, जो इवन इंडियन फोर्सेस जो थी, उन्होंने बांग्लादेश के अंदर वहाँ के निहत्ते शहरियों को शहीद करना शुरू कर दिया। और उसका जो जितनी भी जिम्मेदारी है वो पाकिस्तानी फोर्सेस पे डालना शुरू कर दी। अब उनके जो जर्नल हैं, जनरल फजल रहमान, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, जो उस वक्त मुक्ति बाहिनी के लिए काम कर रहे थे, कि किस तरह से इंडियन उन्हें इस्तेमाल कर रहे थे। नुकसान होना था वो तो हो गया। अब का जो आ रहा है कि जिस तरह से अब उनको शायद पछतावा हो रहा है, क्या है कि वो दोबारा से पाकिस्तान, भारत को छोड़ के पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं। अरूज, देखें कि जो नुकसान हो गया ये कोई इतना छोटा नुकसान नहीं है, ये बल्कि हमारे दिलों में इस तरह से एक खंजर पेवस्त है कि जब भी ये गुफ्तगू होती है, ये दिन आता है, सकूत ढाका की बात होती है, तो हमारे जो सीने हैं वो छलनी हो जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये हालत सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि शायद ये तमाम पाकिस्तानियों की होगी, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों की होगी कि उनके ख़िलाफ़ कितनी बड़ी साजिश की गई और एक बांग्लादेश बना दिया गया। और उस साजिश का मैं समझता हूँ कि उस वक्त तक नेमुल बदल कोई नहीं है जब तक हम वो भारत से उसका उस तरह से बदला नहीं ले लेते। और फिर मज़े की बात आप देखें कि एक तो होता है कि कोई आम शख्स बयान दे, इंडिया के जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी,
वो आज से 3-4 साल पहले बांग्लादेश के अंदर जाते हैं, वहाँ की एक नेशनल तकरीब के दौरान वो तमाम चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं कि बांग्लादेश बनाने में उनका किरदार था, मुक्ति बाहिनी बनाने में उनका किरदार था, उनके लोगों को ट्रेंड करने में उनका किरदार था, असलहा देने में उनका किरदार था। बल्कि उन्होंने अपनी ज़ात के हवाले से कहा कि वो भी उस वक्त जो बांग्लादेश बन रहा था वो भी उसके जो मुतहर्रिक कारकुन थे। तो ये इतना बड़ा ये मैं समझता हूँ कि ये एतराफ़ है कि इसकी दुनिया भर में जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इस तरह की बातें कर रहा है। और भारत ने वो सिलसिला आज तक बंद नहीं किया कि उन्होंने बांग्लादेश तक वो पाकिस्तान को 2 लख्त करके वो खामोशी के साथ बैठ गया हुआ है। बहुत से साने और भी हुए हैं, आप देखिए ना, जिस तरह सानिया APS है, 16 दिसंबर को ही ये भी पेश आया। उसके अलावा जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में की जा रही है, ये तमाम जो हैं ये कड़ियाँ भारत के साथ जाके बिल्कुल आप देखें ना कि भारत ने सानिहा बंगाल किया हमारे साथ, सकूते बंगाल वाला मामला किया, और उसके बाद आप देखें वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लगातार साजिशों में जुटा हुआ है। यहाँ पाकिस्तान के अंदर आप देखें, यहाँ पे जो फितनतुल ख्वारिज हैं, जो TTP है, जो उसके अलावा फितनतुल हिंदुस्तान है, ख्वारिज हैं, सब की पुश्तिबान अगर आप देखें तो वो इंडियंस हैं। यहाँ से कुलभूषण यादव, यहाँ पे उनका सिटिंग जो कर्नल है वो यहाँ से पकड़ा जाता है। उनके यहाँ पे अपने नेटवर्क्स हैं वो यहाँ पे चल रहे हैं ताकि वो पाकिस्तान को 2 लख्त कर सकें। और फिर देखें कि उसी तारीख को 2014 में जो भारत है वो अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए से, फितनतुल हिंदुस्तान के ज़रिए से, ख्वारिज के ज़रिए से फिर वो पेशावर के APS कॉलेज में हमला करवाते हैं। यहाँ पे कोई 155 से ज़ायद जो बच्चे हैं, तालीम हासिल करने वाले बच्चे हैं, उनका भला किसी के साथ क्या दुश्मनी है, उनका किसी के साथ क्या मुतालबा है, क्या चीज़ें हैं। और सिर्फ उन्होंने ये हमारी कौमी गैरत को, कौमी यकजहती को चैलेंज करने के लिए उन्होंने यहाँ पर हमला किया। और उस वक्त कॉलेज के अंदर अगर हम बात करें तो 1099 लोग उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, और उनमें से 960 लोग जो हैं उनको बचा लिया गया, और बहुत सारे लोग अपनी जानों से चले गए। ये हम कभी नहीं भूल सकते। और उसके बाद फिर पाकिस्तान के फिर हम सब लोगों को ये महसूस हुआ कि कौमी यकजहती की ज़रूरत है, सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। तमाम जमातें एक प्लेटफार्म पे बैठती हैं, वो एक नेशनल एक्शन प्लान बनाती हैं कि फिर ये होता था कि जो दहशतगर्द जो वज़ीरिस्तान के इलाकों से वहाँ पे जो ऑपरेशन ज़रबे अज़ब चल रहा था या राय रास्त ऑपरेशन चल रहे थे, जो दहशतगर्द पकड़े जाते थे, फिर वो बड़ी आसानी के साथ यहाँ से हमारी अदालतों से छूट जाते थे। उसके लिए एक पूरा मैकेनिज्म बनाया गया कि हमने दहशतगर्दों को किस तरह से कंट्रोल करना है और उनको कैसे रोकना है। ये सारा कुछ उसके बाद हुआ, हमने बड़ी तब्दीली देखी। और उसके बाद ऐसा नहीं है यकजहती को मजबूत करने का सोचा गया और फिर उसको मजबूत किया गया। बिल्कुल, उसके लिए अभी ऐसा नहीं है कि हमने उस सारा कुछ वो चीज़ें अचीव कर ली हैं और दुश्मन खामोश होकर बैठ गया है। जितनी ज़्यादा हम कोई प्लानिंग्स करते हैं तो दुश्मन भी उसके मुकाबले में उतना ज़्यादा ख़तरनाक जो है वो प्लान लेकर सामने आ जाता है। तो हमें उन सब के साथ निमटना है, कौमी यकजहती के साथ, सियासी इस्तेहकाम के साथ और मिली वहदत और बेदारी के साथ हमने दुश्मन को उसका जवाब देना है। अब देखें ना कि पाकिस्तान के अंदर आए रोज़ और फिर जो 2007-8 के दौरान जो यहाँ पे दहशतगर्दी का एक नासूर है वो इतना ज़्यादा जन्म ले चुका था कि पाकिस्तान के गली मोहल्लों में, चौक चौराहों में हर जगह धमाके हो रहे थे। मसाजिद में नमाज के दौरान, जुमे के दौरान धमाके हो रहे थे। आम लोग बाज़ारों के अंदर ख़रीदारी के लिए गए हुए होते थे तो वहाँ पे जो धमाके हो जाते थे। और उन सब के पीछे जो बैठा हुआ था वो भारत था। वो उन लोगों को, उन जो कुव्वतें हैं उनको वहाँ पे वो पैसा भी फराहम करता था, उनको ताकत भी फराहम करता था, उनकी ट्रेनिंग्स का सारा सामान भी भारत के अंदर होता है। और ये आज भी ये सिलसिला जारी है। और भारत को हम रोक सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ ज़रूरत है वो ये है कि हमें कौमी वहदत की ज़रूरत है, मिली बेदारी की ज़रूरत है। जब हम एकजुट हो जाएंगे तो फिर हमें दुनिया की कोई ताकत जो है वो शिकस्त नहीं दे सकती। जी, हाल ही में भारत में एक इंसिडेंट भी हुआ है कि एक जो खातून हैं उनका निकाब खींचा गया है, और ये किसी का निकाब खींचना, किसी की चादर खींचनी, ये नहायत ही एक नाजेबा हरकत है और ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी भी है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा देखें, और उनका जो मीडिया है वो बिल्कुल खामोश है। अरूज, ये जो नकाब खींचा गया है ये किसी आम गली मोहल्ले के किसी शख्स की तरफ से नहीं खींचा गया, बल्कि बिहार के जो वज़ीर आला हैं नीतीश कुमार,
उनकी जानब से एक डॉक्टर हैं, उन्हें एक सनद दी जा रही है और उस दौरान वो उनका जो नकाब है वो खींच देते हैं। ये कितनी बड़ी फस्तायत है, कितना ज़्यादा मुसलमानों के साथ ये नफ़रत का इजहार है। आप देखें कि पूरे भारत के अंदर जिसको जी चाहता है वो मुसलमानों पे टूट पड़ता है, उनके घरों को मुस्मार कर देता है, उनकी इज्जत व आबरू को वो तार तार कर देता है। ये इस वक्त सिचुएशन है भारत की, और बिहार का वज़ीर आला इस तरह करता है, और भारत का मीडिया जिसे छोटी छोटी चीज़ नज़र आ जाती है, पाकिस्तान से उड़ के जाने वाला एक कबूतर नज़र आ जाता है, उनको एक जो बैलून है जो पाकिस्तान से जाता, नहीं किया बैलून जो जाता है वो उन्हें नज़र आ जाता है। लेकिन इंडिया के अंदर जो उनके वज़ीर आला की जानब से जो पूरी मुसलमान कौम के साथ ये उनकी इज्जत तार तार करने की कोशिश की गई है, वो उन्हें वहाँ पे दिखाई नहीं देती। खींचते हुए आप अगर शक्ल देखें, चेहरा देखें उस बंदे का निकाब खींचते हुए, तो बड़ा गुस्सा आता है। शैतानियत थी, उसपे हैवानियत थी। और आप देखें कि वो, आज मैं हिंदुस्तान के उन लोगों को भी याद करना चाहता हूँ जैसे कि असदुद्दीन अवैसी हैं, जो हमेशा कहते हैं ये हमारा अंदरूनी मामला है। जब आपने इसको अंदरूनी मामला कह कह के आपने उनको इतनी ज़्यादा शह दे दी है, आज वो आपकी इज्जतों तक पहुँच चुके हैं, आपकी चादर चार दीवारी तक पहुँच चुके हैं, आपके घर में स्मार करने तक पहुँच चुके हैं। तो ये भारत का वो चेहरा है कि वो सिर्फ जो है पाकिस्तान का मुखालिफ नहीं है, वो पूरी मुस्लिम कौम का दुश्मन है। और अगर भारत के अंदर से मंदिर मस्जिद निकाल दिया जाए, पाकिस्तान भारत निकाल दिया जाए, तो उनकी सियासत के अंदर कुछ बचता ही नहीं बीजेपी के लिए। और जो इनकी जनता दल है, जिसका नीतीश कुमार जिसका वज़ीर आला है, तो उनके पास सियासत के लिए कोई ऐसी चीज़ बचती ही नहीं है कि वो उस पर सियासत कर सकें। जी, अब बात करते हैं हम थोड़ी आज़ाद कश्मीर की भी, कि हालिया जो है एक मीटिंग हुई है इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की। मियां मोहम्मद जो नवाज़ शरीफ हैं उनके साथ क़यादत की मुलाकात हुई है, और उसमें कोई भी बात जो है, जो हड़ताल चल रही है अशियाए खुर्दनोश की, उनके ट्रांसपोर्टर्स की जो हड़ताल चल रही है, उस पर कोई भी बात नहीं की गई। ना ये पाकिस्तान की जानिब से बात की गई है, ना आज़ाद कश्मीर वालों की जानिब से बात की गई है। इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा देखें अरूज, बात ये है कि इस वक्त जो गुड ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी जानब से हड़ताल जारी है। इसको 10-12 दिन बीत चुके हैं, और जो चीज़ें रावलपिंडी से आज़ाद कश्मीर की तरफ आती हैं, मुजफ्फराबाद डिवीज़न की तरफ आती हैं, वो आना बंद हो चुकी हैं। और इस वक्त अगर बात करें तो इस वक्त अगर बात करें तो आज़ाद कश्मीर के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे गंदम की किल्लत हो चुकी है, जहाँ पे इस वक्त आपको मैदा नहीं मिलता, जहाँ पे आपको आटा नहीं मिलता। और मज़े की बात यह है कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो आटा मिलता था यूक्रेन वाला, वो इतना ज़्यादा उसकी क्वालिटी कम है, इतनी गिरी हुई क्वालिटी है कि बहुत सारी जो फ्लोर मिल्स हैं वो उसको लेने से इनकारी हैं। और जो आटा पंजाब से आता है, जो लोग उसको ख़रीदते हैं, वो आजकल गुड ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की वजह से वो यहाँ पर आ नहीं पाता। और वो हड़ताल किस वजह से है? वो इस वजह से है कि जो मरी के मकाम पे कुछ जो गुड ट्रांसपोर्टर्स हैं उन पे बहुत भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। 30, 40, 50 हज़ार, 1 लाख तक जो हैं वो उस पर जुर्माने किए जा रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा जुल्म है गरीब लोगों पे भी, और जो चीज़ें यहाँ पे पहुँचती भी हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो शख्स भी ये करवा रहा है, ये पाकिस्तान और कश्मीर का जो रिश्ता है उसको कमज़ोर करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, बल्कि इसकी तरफ हुकूमत पाकिस्तान को तवज्जो देनी चाहिए। इसकी तरफ जो मरियम नवाज़ हैं, जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उस तरफ उनको भी तवज्जो देनी चाहिए। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग नून की जो मुलाकात होती है नवाज़ शरीफ के साथ, मैं समझता हूं कि इस पूरे खेल के अंदर जो मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर है उनका किरदार बिल्कुल मनफी है। उन्हें उस वक्त नवाज़ शरीफ के साथ इस हवाले से गुफ्तगू करनी चाहिए। यहाँ पे आज़ाद कश्मीर के अंदर ये सिलसिला जारी है। ये तो नवाज़ शरीफ के लिए कोई इतना बड़ी चीज़ नहीं है, ये मरियम नवाज़ के लिए कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि वो इस मामले को हल करवाएं। अगर ये मामला इसी तरह चलता रहा, मैं समझता हूँ कि ये कुछ वो लोग हैं जो जिस तरह आज हम 16 दिसंबर के हवाले से बात करते हैं, दुश्मन की साजिशों के हवाले से बात करते हैं, तो ये दुश्मन की साजिशों को मज़ीद बढ़ावा देने की एक कोशिश है। कौन वो शख्स है जो कश्मीरियों और पाकिस्तान के रिश्ते को कमज़ोर करना चाह रहा है, खोखला करना चाह रहा है? क्यों इस तरह की फ़ज़ा बनती जा रही है कि जो रावल
रावलपिंडी इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद की जानब या आज़ाद कश्मीर की जानब जो ट्रक आते हैं, जो गाड़ियाँ आती हैं, उन पे जो है वो बहुत ज़्यादा भारी जुर्माने किए जाते हैं। 1,40,000 50,000 क्या ये छोटा जुर्माना है? और आप क्या जो है वो कौन से ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इसके पीछे मुलव्वस हैं, वो ये सारा कुछ करना चाह रहे हैं? हुकूमत पाकिस्तान को इस जानब देखना चाहिए, जो मरियम नवाज़ हैं उनको देखना चाहिए, जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको इन चीज़ों की तरफ देखना चाहिए, इन मामलात को हल करना चाहिए, ताकि जो कश्मीर और पाकिस्तान का भाईचारे का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है, खलूस का रिश्ता है, ये जो तमाम रिश्ते हैं जो दुश्मन इनको दागदार करना चाह रहा है, इनके अंदर ढिंढ डालना चाह रहा है, तो हमने उनको मिल के जवाब देना है। और जो सकूते ढाका का और जो पेशावर APS का जो वाक़या हुआ है वो भी हमें यही सबक देता है कि हमने इत्तेहाद के साथ, इत्तफाक के साथ इसका मुकाबला करना है और दुश्मन की साजिशों को समझते हुए दुश्मन की साजिशों को हमने नाकाम करना है। जी बहुत शुक्रिया जी। कोई भी सानिया होता है, कोई भी वाक़या हो, वो हमें सब्र, बर्दाश्त और आगे की हिकमत अमली पर बेहतर सोचने का मौका फराहम करता है। लेकिन इसके साथ बात ये भी आती है कि आपके जो मुल्क के अंदरूनी मामलात हैं आप उनको भी बेहतर रखें, तभी आप एक पुरसकून और पुरअमन माहौल के बीच में जो है दुश्मन से लड़ने का सोच सकते हैं। इसके साथ ही कश्मीर डिजिटल के पॉडकास्ट से अपनी मेज़बान अरूज फातिमा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।